हम बात करते हैं फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है डिफरेंट आस्पेक्ट से। सबसे पहले बात करें तो फॉरेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या है, इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट। बहुत बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस ही एक रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। आपको सबको पता है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि एक ग्रीन हाउस गैस है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंटली फॉरेस्ट का रोल है लाइवलीहुड के लिए, सोशल रोल है फॉरेस्ट पीपल के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है हम लोगों को। फॉरेस्ट यूज होते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। जब बरसात होती है तो मिट्टी बह करके ना चली जाए तो फॉरेस्ट ही रोकते हैं। तो द थिंग इज कि फॉरेस्ट जीव जंतुओं के रहने के लिए नेचुरल हैबिटेट है, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। ये सारे फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस हैं। इससे ये पता लगता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की। लार्जेस्ट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए सबसे इम्पोर्टेंटली अगर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें, फॉरेस्ट एक ऐसा सोर्स है जो बहुत बड़े पैमाने पर हमें रिन्यूएबल आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। रिन्यूएबल आइटम्स वो होती हैं जो एक लिमिटेड समय के अंदर ही दोबारा क्रिएट हो जाती हैं। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट से आपको टिम्बर मिलता है और टिम्बर बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है और टिम्बर दोबारा रिफॉर्म हो जाता है थोड़े ही टाइम के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फॉरेस्ट बहुत बड़े पैमाने पर आपको मेडिसिनल प्रोडक्ट्स देते हैं और ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स एक नॉर्मल उनके फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स तो आप देखते हो हर साल आते हैं। फॉरेस्ट से आपको और बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि रबर मिलती है, लेटेक्स मिलता है, फॉरेस्ट से ही आपको फूड मिलती है, फॉरेस्ट से आप मशरूम्स मिलते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स मिलती हैं, आप हनी शहद भी आपको फॉरेस्ट से मिल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो देखिए इसकी फॉरेस्ट साउथ इंडिया में कभी जाएंगे ना, केरल जाएंगे, आप अक्सर देखोगे हर घर में लोगों के पास पेड़ हैं। पेड़ के साथ ब्लैक भी कप में पके रहते हैं, कप में सारा दिन सीक्रेशन होती रहती है। आपके घर के बाहर अगर आप देखोगे ना, कुछ पेड़ ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री से कुछ निकलता रहता है। ऐसे मटीरियल पेड़ से निकलते हैं। नेचुरल गम इसी से तो बनती है। जब गम आर्टिफिशियल नहीं आया था तो चीज़ें कैसे चिपकाते थे, नेचुरल गम से। गम का ये काम होता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स चाहिए वो सारे प्रोडक्ट्स आपको नेचर ने दिए हैं। तो फॉरेस्ट की इकोनॉमिकल वैल्यू इसी चीज़ में छुपी हुई है कि सबसे पहले अगर देखें आस्पेक्ट इसका नोटिस करें तो सबसे पहला आस्पेक्ट ये है कि वहाँ पर सराउंडिंग रीजन में रहने वाले लोगों को बहुत हाई लेवल पर ये फायरवुड प्रोवाइड करता है। फायरवुड वो है जो एनर्जी का सोर्स है। गांव के लोग, जंगल के लोग जो हैं उनके पास एलपीजी नहीं है, कोयला नहीं होता है और केरोसिन और पेट्रोल डीजल कुछ नहीं होता है। वो जंगल से मिली हुई लकड़ियों के द्वारा ही अपना खाना पकाते हैं। फायरवुड, फ्यूलवुड वन एंड द सेम थिंग है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इसका अगर हम देखें तो उन लोगों के द्वारा रखे हुए जानवरों के लिए ये फॉडर प्रोवाइड करता है, फूड मिलता है उन लोगों को, जानवरों को रहने के लिए। तो लोकल कम्युनिटी को फायरवुड मिल गया, फ्यूलवुड मिल गया। उन लोगों की जो इकोनॉमी है उसको रन करने के लिए उन्हें कैश चाहिए होता है और जो कैश है उन्हें फॉरेस्ट प्रोडक्ट सेल करके मिल जाता है। वो कुछ खास तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टेंडू लीव होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। टेंडू लीव जैसे बीड़ी बनती है, बीड़ी का पत्ता, तम्बाकू, तम्बाकू का बार्क, टबैको का जो पेड़ का छाल होता है, बार्क होता है इसमें। वो महुआ के फल होते हैं जो बहुत हाई लेवल पर मेडिसिन में यूज़ होते हैं। रबर है, मैंने अभी बताया, लेटेक्स है, हनी है, मशरूम्स हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जंगल में मिलती हैं, जो इन लोगों को ये चीज़ें सेल करके कैश मिलता है और उनकी कैश इकोनॉमी रन होती है। 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई वहाँ के लोकल लोगों की, तीनों इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स थी। तो द थिंग इज, उसके बाद अगर हम बात करें कि जंगल से और क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। नेचुरली जंगल वो सारी एक्टिविटीज़ करता है जो अगर जंगल के द्वारा ना की जाए तो एक इंडस्ट्रीज को करनी पड़ेगी। जैसे जंगल सॉइल इरोजन को अगर रिड्यूस कर रहा है, फॉरेस्ट ने नेचुरली सॉइल इरोजन को रोक रखा है और आप बचे हुए हैं उस चीज़ की वजह से कि आपका खर्चा नहीं हो रहा है।
तो यहाँ से पता लगता है कि फॉरेस्ट की ये जो इनपुट है वो पॉजिटिव है। मान लीजिए कोई नहर है, कोई नदी है, उसके किनारे एम्बैंकमेंट बनाने का आपका कितना खर्चा आएगा उसकी लाइनिंग को पक्का करने का, लेकिन पानी उसकी हदें तोड़ करके कभी बाहर नहीं जाता, क्योंकि नहर और नदी के किनारे पेड़ लगे होते हैं और पेड़ एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रूल है। तीसरा, अगर हम देखें, अगर सॉइल इरोड होती रहे तो कितने बड़े पैमाने पर फर्टाइल लैंड खत्म हो जाएगा, और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आपको नेचुरल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब डालने पड़ेंगे। तो द थिंग इज़ कि अगर फॉरेस्ट मेंटेन रहता है तो ऑटोमेटिकली वो रेनफॉल को रिस्टोर करने का काम करते हैं। पहले तो एटमॉस्फेयर में वेपर बढ़ाने का काम करते हैं। एज अ फोटोसिंथेसिस जो एक बाय प्रोडक्ट डेवलप होता है वो वाटर भी होता है, तो वाटर को प्रोवाइड करा है एटमॉस्फेयर को, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू। दूसरा, जब भी रेनफॉल होगी तो जो फॉरेस्ट की कैनोपी है वो रेनफॉल को इंटरसेप्ट करेगी, वो डायरेक्टली सरफेस को टच नहीं करेगी पानी की बूंदें, और धीरे धीरे पानी जो पेड़ का जो ट्रंक है उसके साथ रिस रिस के लग लग के ज़मीन की तरफ आएगी, और ज़मीन पे उगने वाली ग्रासेस, ज़मीन पे उगने वाली बेल, जो बेलें होती हैं जिन्हें क्लाइंबर्स भी कहा जाता है, इन सारी क्लाइंबर्स और बेलों के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पानी स्लोली रिवर में जाकर के गिरेगा। नेचुरली एक तो इससे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन टाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से वाटर मैक्सिमम सीप इन होगा सॉइल में, सॉइल की मॉइस्चर बढ़ेगा, और पेड़ों के द्वारा दिए गए सड़े गले पत्ते जिसकी वजह से ह्यूमस कंटेंट बनेगा, जिसे हम डेट्रिटस कहते हैं। ये ह्यूमस कंटेंट और पेड़ों के द्वारा दिए गए न्यूट्रिशन और मिनरल्स की वजह से सॉइल भी फर्टाइल होती है। सो द थिंग इज, जहाँ पे भी अक्सर फॉरेस्ट क्लियर हो जाते हैं या जहाँ पर फॉरेस्ट डिग्रेड हो जाते हैं वो लैंड बेस्ट फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड माने जाते हैं, क्योंकि अब तक फॉरेस्ट ने उनको बहुत बड़े पैमाने पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया होता है। इसके बाद अगर आप देखें, इसके बहुत सारे इकोलॉजिकल यूजेस हैं। इकोलॉजिकल यूजेस ही इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। पहला है फॉरेस्ट स्टेबलाइज ग्लोबल क्लाइमेट। वेरी फर्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट को ये स्टेबलाइज करता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंटली आप देखें कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज हैं, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक ये गैशियस ब्लैंकेट है, इसमें डिफरेंट गैसेज हैं। हर गैस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ना होता और अदर ग्रीन हाउस गैसेज ना होते तो आप ये मान सकते थे कि हम बिल्कुल पूरे हाई लेवल पर हमारा हाल ऐसा हो जाना था कि जैसे चंद्रमा हो जाता है ना रात को एकदम ठंडा 100 डिग्री -100 डिग्री टेम्परेचर, वैसी हालत हो जाती। इसी तरह से आप रह नहीं सकते थे, कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था, क्योंकि सन के द्वारा अर्थ को दिन के टाइम पे हीट सप्लाई किया जाता है और उसे हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्योंकि हीट एनर्जी बहुत, सन में एनर्जी बहुत है, जितना ज़्यादा एनर्जी होगी सन में तो सन से जो रेडिएशन आ रही हैं उनमें भी बहुत एनर्जी होगी। और एक लॉ हमने बचपन से पढ़ा है, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी है उतनी ज़्यादा वेव ऐसे ऐसे करेगी स्टेबिलिटी। तो एक वेव, दो वेव, तीन वेव, दो वेव्स का जो क्रेस्ट है इसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इसको कहते हैं वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ क्या हो रही है? शॉर्ट। तो दिस इज अ शॉर्ट वेव। तो शॉर्ट वेव रेडिएशन सन से अर्थ की तरफ आती है दिन भर, लेकिन अर्थ से रात को जब भी रेडिएशन री रेडिएट, अर्थ रात को हीट छोड़ती है, अर्थ से जब रेडिएशन रात को जाती है दैट इज अ लॉन्ग वेव, दैट इज अ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ से जुड़े किसी भी मुद्दे को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और सन से आने वाली दैट इज अ शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो अगर हम वो गैसेज जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं वो नहीं होंगी तो क्या होगा? देखिए, यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ पर खेतीबाड़ी करने के लिए टेम्परेचर चूँकि बहुत कम हो जाता है तो सर्दियों के दिनों में ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। सन की तरफ से आने वाली एनर्जी, वो जो ग्रीन हाउस है वो कांच का बना होता है, ग्लास का। सन की तरफ से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन तो उस ग्लास को पार करके उस ग्रीन हाउस के अंदर एंटर हो जाती है, लेकिन उस ग्रीन हाउस से जो अंदर ट्रैप हुई हीट है वो वापस एस्केप नहीं कर सकती, अंदर ट्रैप हो जाती है। तो इसलिए इसी से नाम पड़ता है ग्रीन हाउस गैसेज। सपोज कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सन से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो अर्थ तक आने देती है, लेकिन अर्थ जब भी री रेडिएट करता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, वही सन की हीट को जब वो रात को री रेडिएट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसे ट्रैप कर लेती है, वापस एस्केप नहीं करनी पड़ती।
और ट्रैप करके अर्थ का एक टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन करती है, जिसकी वजह से सारी एक्टिविटीज़ आपकी चलती रहती हैं। लेकिन इसका एक कॉम्पोजिशन है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वेदर एटमॉस्फेयर में। अगर आप ये नेचुरल कॉम्पोजिशन को इंक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एटमॉस्फेयर में हो जाने का मतलब है कि अब ज़्यादा लॉन्ग वेव रेडिएशन से स्टोर हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और इससे ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर का ग्लोब का टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आई थिंक इसकी ये जो क्लाइमेटिक फिनोमेनाज हैं इसको कंट्रोल करते हैं फॉरेस्ट। कैसे? फॉरेस्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए, और फोटोसिंथेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देते हैं तो जो प्रोडक्ट बन करके डेवलप होते हैं दैट इज ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन और वाटर भी बनता है, H2O फिर से बनता है। तो द थिंग इज कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं प्लांट और ट्रीज, और उसके साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा, और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, और जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी ग्लोबल वार्मिंग उतनी सेटल होगी, और ग्लोबल वार्मिंग अगर सेटल रहेगा तो क्लाइमेट जो है वो सेटल रहेगा। सारे टॉक्सिन्स रिलीज किए जाते हैं हमारी तरफ से, जैसे हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और मीथेन रिलीज करते हैं। ये सारी चीज़ें जब हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं तो ये टॉक्सिक हैं। आप लोगों के लिए जहरीली है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। लेकिन पेड़ों की एक खासियत है, अकेले कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करता है, पेड़ भी बहुत सारी और भी गैसेज एब्जॉर्ब करते हैं। तो फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। दे प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में दूसरा है दे प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। फसलों को कीड़े लग रहे हैं, जंगलों को कीड़े लग रहे हैं, जानते हो क्यों? जब उन कीड़ों को खाने वाले प्राणी ही मार दिए हमने, तो कीड़ों की फौज अंधाधुंध घूम रही है। आपने जब सारे कॉकरोच ही मार देने हैं तो छोटी छोटी फ्लाइज तो अपने आप ही घूमेंगी। अब आपने सारी छिपकलियाँ मार दी और अब कहते हैं कि बिजली के बल्ब के अराउंड इतनी सारी मक्खियाँ बैठती हैं, वो तो आएंगी। आपने वो मार लिया। तो द थिंग इज कि आपने डड्डू मार दी, अब कहते हैं मच्छर नहीं नजर आते, मच्छर नजर आते हैं बहुत। तो कंसेप्ट इज कि मुझे बायोडाइवर्सिटी को हार्म करा। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अलग अलग पक्षी, अलग अलग बड़े जीव जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, एंथ्रोपॉड्स, टैडपॉल, ये सारे आइटम जो हैं इन सब के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट इनका हैबिटेट है, ये लोग वहाँ पर रहते हैं। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो इक्वेटर पे आते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं अपनी हाईएस्ट और बहुत ही रिच डाइवर्सिटी के लिए। ऐसा कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं, प्लांट वर्ल्ड को हम कहते हैं फ्लोरा और एनिमल वर्ल्ड को फौना। फ्लोरा और फौना की जितनी भी स्पीसीज पूरे वर्ल्ड लेवल पर पाई जाती हैं उसकी टोटल 50% स्पीसीज एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। सो द थिंग इज एवरग्रीन फॉरेस्ट डे बाई डे रिड्यूस होता चला जा रहा है। आज पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 31% फॉरेस्ट बचे हैं, और उस 31% में से सिर्फ 7% ही एवरग्रीन फॉरेस्ट बचे हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि रिच डाइवर्सिटी का सोर्स है, नेचुरली रिड्यूस होते जाएंगे तो वो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे धीरे धीरे। और वो मर जाएंगे तो फिर आप अपना विचार सोच लेना, एक से एक नई नई महामारियाँ जन्म होंगी और खबरों में आप सुनेंगे, क्योंकि जंगल काट दिए आपने, जंगल से वो जीव जंतु बाहर निकले हैं, नेचुरली शहरों की तरफ ही आएंगे और कहाँ जाएंगे। और उनको कंट्रोल करके रखते थे बड़े जानवर, मार के रखते थे, वो किसी का भोजन होते थे। अब उन्हें खाने वाला ही कोई नहीं है तो वो फ्री है, उत्पाद तो मचाएंगे इधर उधर, नेचुरली ये प्रॉब्लम तो आएगी आप, ठीक है। तो इसलिए उसको मेंटेन करते हैं। फॉरेस्ट सपोर्ट नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस। अब इसमें कितने सारी बातें आ जाएंगी, जैसे फॉरेस्ट चेक, लैंडस्लाइड नहीं होने देते हैं। फॉरेस्ट सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। कैसे? सॉइल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? आप देखें सॉइल के अंदर जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ों में कुछ खास तरह के बैक्टीरियाज रहते हैं। ये बैक्टीरिया एक तरह से जो बायोटिक लाइफ है, जो सड़े गले पत्ते हैं या कोई भी मटेरियल है, उनको तोड़ते हैं,
बाइफरकेट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू उन पत्तों में जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन मिलता है अल्टीमेटली सॉइल को। तो पेड़ों के पत्ते टूट करके जब ज़मीन पर गिरते हैं, सड़ गल जाते हैं और ह्यूमस कंटेंट जन्म लेता है। उस ह्यूमस कंटेंट से ही सॉइल एनरिच होती है। तो द थिंग इसकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है पेड़ लगाने से। नेचुरली ऑटोमेटिकली स्पॉन्ज का काम करते हैं। नदियाँ जो होती हैं, नदियों के किनारे एल्गी रहना चाहिए, ब्लू ग्रीन एल्गे। एल्गे की एक खासियत है, एल्गे होता है ना काई। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि भगवान ने नेचुरली सब कुछ दिया है। जो भी आपके घर में मोटर लगी होगी ना, बम्बी बम्बी के बच्चे की जहाँ से सफाई नहीं होती है, पानी जहाँ से रोज गिरता है, वहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे उग जाते हैं। क्योंकि एल्गे की क्या खासियत, ये तो एल्गे छोटा है, आप देखेंगे पूरी पूरी वाट पे कई कई किलोमीटर तक एल्गे चढ़ा रहता है। क्यों? एल्गे को जब आप तोड़ लो, एल्गे को उखाड़ लेना, एल्गे के ऊपर आपने कभी नोटिस नहीं किया जहाँ पे भी काई जमी होती है हमारा पैर स्लिप कर जाता है। जैसे सरोवर होते हैं जो भी, क्यों? काई हमेशा ऊपर से सूखी रहेगी, लेकिन काई स्पॉन्ज की तरह होती है। ब्रायोफाइटास कहते हैं इन्हें। इनके अंदर अगर आप देखेंगे ना, काई की अपर लेयर हटा के सेंटर लेयर देखना, गीली गीली होती है, भीगी रहती है, तभी तो पैर स्लिप मार जाता है। क्यों? ये स्पॉन्ज होती है। तो ये नेचुरल शॉक वेयर है। सभी जितने भी रिवर्स होती हैं, इनकी इम्पैक्टमेंट में भगवान ने नेचुरली दी, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं स्पॉन्ज की तरह, ताकि सॉइल इरोजन ना हो और फ्लूड ना आ पाए। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये पानी सोखने का काम करते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रेगुलर सिल्टिंग ऑफ वाटर बॉडीज। नेचुरली जब पहाड़ों पर आप फॉरेस्ट लगाएंगे, ऑटोमेटिकली पानी का बहाव रिड्यूस हो जाएगा। पेड़ों की जड़ें जो हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं। अब जड़ों ने मिट्टी को बांध के रखा है, तो नेचुरली मिट्टी पानी के साथ फ्लो नहीं करेगी। और दूसरा, ऑटोमेटिकली मैंने अभी समझाया कि पेड़ों के पत्तों के थ्रू पानी टच होकर के नीचे आएगा, डायरेक्टली सॉइल के साथ कांटेक्ट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से है ग्रेट एस्थेटिक वैल्यू। आज भी बहुत से लोग हरियाली देख करके बहुत खुश होते हैं। हम लोग अक्सर यही बात कहते हैं, ग्रीनरी देखने जाना, तो इनकी बहुत बड़े पैमाने पर एस्थेटिक वैल्यू है। रिक्रिएशनल एंड टूरिस्ट वैल्यू, बहुत बड़े पैमाने पर आप लोग फॉरेस्ट रिजर्व जाते हैं, बायो रिजर्व जाते हैं, बायो पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जाते हैं, नेचुरल सफारी, जिसे हम सफारी कहते हैं। आज की डेट में फॉरेस्ट एक रिक्रिएशन के पर्पस के के तौर पर डेवलप हो रहा है। इसका एग्जाम्पल ये है कि बहुत तेज़ी से इको टूरिज्म बढ़ता चला जा रहा है। लोग इन सब नेचुरल साइट्स की तरफ बहुत तेज़ी से घूमने जा रहे हैं। तो ये पर्पस है। अगर हम देखें कल्चरल एस्पेक्ट में, तो ये एक रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट है ग्रेट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत है, तपस्या करने के काम आता है। बहुत से लोग तपस्या करने जंगलों में जाते हैं। आज भी कुछ एरिया में ये पद्धति है कि बच्चे, अक्सर क्या होता था ना कि आपने पुरानी रामायण या श्री कृष्ण या ये सब देखा है, तो बच्चों का जब जन्म होता था तो जब कुछ 4-5 साल के रहते थे, तो 4-5 साल की उम्र से लेकर के नॉर्मली जब 9-10 साल में आते थे, 10 साल से लेकर के 25 साल की उम्र तक उन्हें जंगलों में रखा जाता था कि जंगलों में जाकर के वो रहेंगे, और वहाँ पर कुटिया बनाई जाती थी, वहाँ पे शिक्षा लेंगे। क्योंकि जंगलों में जाकर के जब रहेंगे तभी तो सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, रिलीजन, इन सब क्यों? जंगलों में सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जंगलों में रहेंगे तो सारे प्रोड्यूस देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर कल को जब नगर में आके रहना शुरू करेंगे तभी पता होगा कि कैसे बनती है टोकरी, कैसे बनते हैं हनी, ये सारी चीज़ें पता होगा। फिर सारे जीव जंतु जंगलों में, तो उनके साथ जब रहेंगे फाइट करना सीखेंगे, पता लगेगा कि फाइट कैसे की जाती है। फिर सारे वेपन जंगलों से मिलते हैं, क्योंकि हथियार औजार नदियाँ जंगलों के अंदर हैं, सब कुछ बनाना वहाँ से पता चलता है। तो और शांति जंगलों में, और बढ़ती हुई उम्र है 25 साल तक का होना है, एबंडेंट ऑक्सीजन चाहिए, एबंडेंट फ्रेश वाटर चाहिए, तो सब कुछ जंगलों में। तो जंगलों में रहते थे अपने गुरु के साथ, और ऑटोमेटिकली सबसे बड़े योद्धा बन करके निकल आते थे। जिन जानवरों में रह रुके हैं, सामने वाला ऑपोजिशन पार्टी वाला वही जानवर लेके आता था लड़ने। तो जानवरों के बारे में तो अच्छे से एनाटॉमी पढ़ी हुई है जानवरों की, अच्छे से जानवर, एक दिन का एक जानवर पकड़ते थे, खोलते थे, 3-4 दिन तक स्टडी करते रहते थे, सारा दिन पता होता था, बस फिर खेलते रहते थे जानवरों के साथ। हाथी आ जाए, घोड़ा आ जाए, हाथी का पता होता था सूंड पकड़ के चढ़ना है, इधर से चढ़ना है, इधर से नहीं चढ़ना है। तो थिंक इसकी जंगल आज भी बहुत बड़ा सोर्स है स्पिरिचुअल वैल्यू का। आज भी ज्ञान प्राप्ति के लिए और बहुत मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग जंगलों की तरफ जाते हैं। हंटर एंड गैदरर्स का टाइम हुआ करता था। तब उस टाइम पर अगर हम कहें तो पूरे ग्लोब का 50% फॉरेस्ट कवर हुआ करता था। आज की डेट में अगर आप देखें उसके कंपैरिजन में, तो पूरे ग्लोब का 31% फॉरेस्ट कवर है।
यानी कि ऑलमोस्ट 19% फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो गया, और हर कंट्री में रिड्यूस ही हुआ। सबसे ज़्यादा रिडक्शन हुआ है बहुत ही रैपिडली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और ऐसे 2 ही कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर बढ़ा है पहले की कंपैरिजन में, दैट इज यूरोप एंड एशिया, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। दूसरा, अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की बात करें तो दैट इज इन रशिया। उसके बाद नंबर आता है ब्राज़ील। रशिया की बात करें तो रशिया में कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, और ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ पर ब्रॉडलीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें अमेज़न और रिवर फॉरेस्ट एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, इतने मिलियन हेक्टेयर, पहले इतने मिलियन हेक्टेयर, बाद में इतने मिलियन हेक्टेयर, ये आप बस ध्यान देना, लॉजिक को समझिए। स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो शुरुआत में इंसान जो हुआ करता था वो हंटर और गैदरर था। ऑब्वियसली इसकी वजह से फॉरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करता था, ना कि डिस्ट्रॉय, क्योंकि उसे फूड और फ्रूट गैदर करना है फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट रहेगा तो ये चीज़ें रहेंगी। ऑटोमेटिकली उसे हंटिंग करनी है, और हंटिंग कैसे होगी, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पशु पक्षी नहीं होंगे, बर्ड्स नहीं होंगी, एनिमल्स नहीं होंगे, तो हंटिंग नहीं हो सकती। तो इनफैक्ट वो तो फॉरेस्ट के साथ मिलकर के रहता था। आज से लगभग 10,000 साल पहले, लगभग 10,000 नहीं, आज से लगभग 12,000 साल पहले, लगभग 10,000 BC के अराउंड खेती बाड़ी स्टार्ट होती है, एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम। और एग्रीकल्चर के स्टार्ट होने की वजह से पहली बारी ऑर्गेनाइज वे में जंगलों को साफ किए जाने की कहानी शुरू होती है। नेचुरली एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट लैंड क्लियर करना पड़ता था, और जैसे जैसे फॉरेस्ट लैंड क्लियर होता चला गया वैसे वैसे जंगल कम होते चले। एग्रीकल्चर कम्युनिटी आई, सिविलाइजेशन आए, सेटिंग हो गई लोगों की, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी और बड़े बड़े नगर बनने लगे। हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो बड़े बड़े टाउन बनने लगे। उन टाउन की वजह से और लैंड जो है वो साफ किया गया, जंगल और कम किए गए। इसी तरह के प्रोसेस के तहत डे बाय डे फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होता चला गया। नेक्स्ट सबसे बड़ा उछाल तो आता है जब भी कॉलोनाइजेशन का दौर 600 AD में पहली बार साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज किया गया, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को लैटिन अमेरिका भी कहा जाता है। ठीक है, यूरोप के दक्षिणी देश इटली, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ये सब उस यूरोपियन लैंग्वेज को बोलते हैं जिसे हम लैटिन लैंग्वेज कहते हैं। और जिस भी किसी कंट्री को जाकर के ये लोग रूल करते हैं उस कंट्री को लैटिन कंट्री कहा जाता है। तो लैटिन अमेरिका की इनहेबिटेशन सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट करी है 600 AD के बाद, कॉलोनाइजेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। उसके बाद समय आगे बढ़ेगा, चेंजेस आएंगे। एक्चुअल में रिगरस वे में कॉलोनाइजेशन होती है 14th सेंचुरी, 1400 के अराउंड। इस टाइम पर यूरोपियन रेनेसेंस आता है, रेनेसेंस पीरियड, और रेनेसेंस की वजह से बहुत सारी नई नई इन्वेंशंस होती हैं, बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज होती हैं। इन इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की वजह से बहुत हाई लेवल पर सी वॉयजेस, ओशियन समुद्री यात्राएं होती हैं। इनकी वजह से ये उन एरियाज तक पहुंच पाते हैं जिनको अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया होता, और बहुत हाई लेवल पर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के तहत इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जंगल जो है उनको काटा। क्यों? क्योंकि इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, और आप पढ़ चुके हैं कि फॉरेस्ट से कितने सारे प्रोड्यूस मिलते हैं, और सभी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए फॉरेस्ट कटिंग इन्होंने स्टार्ट करी। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटिशर्स ने एक नया कंसेप्ट सीखा था, कोल से स्टीम बनाने का, स्टीम से पावर जनरेट करने का। और कोल ऑब्टेन करने के लिए कोल माइनिंग बहुत ज़रूरी है, और कोल माइनिंग करने के लिए बहुत हाई लेवल पर जंगलों को बर्बाद करना भी ज़रूरी है। तो माइनिंग और मिनरलॉजी
और मिनरल एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने जंगलों को बर्बाद किया, रॉ मटेरियल्स के लिए जंगलों को बर्बाद किया। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियंस ने खासकर कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के टाइम एक नए तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई लोगों से कि जो ऑलरेडी वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन हो रही है उसे ख़त्म करके वहाँ पर प्लांटेशन और ट्री क्रॉप्स उगाई जाए। जैसे भारत के, असम के और साउथ इंडिया के पहाड़ जो हैं उनकी स्लोप्स को साफ करवा दिया गया और वहाँ पर टी या कॉफ़ी की कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी गई। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वहाँ के असली जंगल हैं, उन्हें काट करके ऐसी क्रॉप्स उगवाना जिनकी कैश वैल्यू मार्केट से मिल सके, जिसे कैश क्रॉप कहा जाता है। तो कैश क्रॉप्स को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट कराना और बहुत हाई लेवल पर जंगलों को काटना, ये प्रोसेस कॉलोनाइजेशन पीरियड के दौरान स्टार्ट हुआ। इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत हाई लेवल पर जंगल कटे। कॉलोनाइजेशन के बाद पूरे वर्ल्ड के लेवल पर एक चीज़ ये होने लगी कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड होने लगी। डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और बहुत बड़े स्तर पर ज़रूरत पड़ती चली गई लकड़ियों की, बहुत हाई लेवल पर। इसी वजह से कभी घर बनाना है, कभी ट्रांसपोर्टेशन है, रोडवेज है, रेलवे है, सिविल एविएशन, इन सारे डिफरेंट रीजन्स की वजह से जंगल काटे गए। तो अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा डिफॉरेस्टेशन के पीछे। डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट रेट से डिफॉरेस्टेशन होती रही। अगर हम बात करें अमेरिकन और यूरोपियन वर्ल्ड की, स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन किया अपनी कंट्री में। उसके बाद जब इन्हें वहाँ के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखने स्टार्ट हुए, इन्होंने अपना कंसेप्ट चेंज किया। दूसरा, आए दिन इनकी कमर्शियल डिमांड लकड़ी के लिए बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि ये उसी लेवल पर ग्रो कर रहे थे। आप अगर देख भी ले, कोई भी ब्रिटिश आर्किटेक्चर अगर आपको नजर आएगा, उसमें घर के अंदर या कोई पैलेस है या कोई किला है, उसमें वुडन वर्क बहुत हाई लेवल पर किया होगा। ये वुडन पेंटिंग के कंसेप्ट, ये वुडन पिलर्स के कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं इसी आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है। लकड़ी की बग्गियाँ बनाने का, कार्ट, चैरियट्स बनाने का काम भी ये किया करते हैं। ठीक है, तो द थिंग इज कि दिस इज द रीजन कि लकड़ी के बहुत दीवाने हैं। तो धीरे धीरे इन सारी प्रैक्टिसेस की वजह से जंगल बहुत तेजी से कटने शुरू हुए। अब नेक्स्ट क्या आता है, धीरे धीरे वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज भी डेवलप होने शुरू हुई, जैसे एशियन कंट्रीज हैं। एशियन कंट्रीज में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होनी शुरू हुई जब ब्रिटिशर्स चले गए, और उनके चले जाने के बाद यहाँ पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इन्होंने नेचुरली भी माइनिंग करनी स्टार्ट की फ्यूल की सप्लाई के लिए, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो नेचुरली इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगी लोगों की, तो वो वैसे ही प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे, और उन प्रोडक्ट्स की डिमांड की वजह से जंगलों पर बहुत ही स्ट्रेन आया, बहुत हाई लेवल पर। अर्बनाइजेशन भी बहुत तेज़ी से हुआ, और रेलवे, रोडवेज, पावर जनरेशन, इन सारी चीज़ों का पेनिट्रेशन भी बहुत डीपली हुआ। तो ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड जो अभी तक डेवलप नहीं थे, उन वर्ल्ड्स में भी अब बहुत हाई लेवल पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट की वजह से, अर्बन एरिया डेवलप करने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन मोड को डेवलप करने की वजह से बहुत हाई लेवल पर जंगलों का कटाव होता चला गया। ठीक है, अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे हमने न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अपनाया, इसकी वजह से जो नेचुरल सोर्स होता था लोगों का फ्यूल का, बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह की खेतियाँ की जाती थी कि फॉडर, क्रॉप और ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल एनिमल हस्बेंड्री करने वाले को मिल जाया करती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से वो क्रॉप्स और वो पैटर्न भी चेंज कर दिया गया। मजबूरन लोग पूरी तरह से डिपेंड कर गए जंगलों के ऊपर अपनी लकड़ियों की पूर्ति के लिए। आज भी अगर आप बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 45 to 50% चूल्हे ऐसे हैं जो बिना क्लीन फ्यूल के चलते हैं, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल से नहीं चलते। ना LPG है वहाँ पर, ना CNG है वहाँ पर, ना कोई और गैस है। तो ऑटोमेटिकली वो चूल्हे जो इस तरह के फ्यूल सोर्स पे चलते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर फायरवुड और फ्यूलवुड ना हो अपना काम कर पाओ। तो फायरवुड और फ्यूलवुड की सर्च में भी लोगों ने बहुत तेज़ी से जंगलों का नुकसान करना शुरू किया, बहुत हाई लेवल पर। पहले बहुत हाई लेवल पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ करता था प्रिमिटिव लोगों का जंगलों के साथ। ब्रिटिशर्स ने आने के बाद जंगल अपने कंट्रोल में ले लिए,
सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर देने की वजह से एक कंसेप्ट ये आया कि जंगल के वही नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो किसी को भी मिल जाया करते थे, उस प्रोडक्ट को रिकवर करने के लिए उन लोगों को टैक्स देना था या फिर उन्हें रोक दिया गया। ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो जंगलों को लेकर के प्रोटेक्शनरी थॉट रहा करता था, उन लोकल लोगों के बीच में जंगल की इंपॉर्टेंस खत्म होनी शुरू हो गई। वो प्रोटेक्शनरी थॉट नहीं रहा। आए दिन पोचर्स वाइल्ड एनिमल, उनकी हाइट, स्किन, उनके नेल्स, इन सारी चीज़ों के लिए जंगलों का शिकार करते रहे और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ मिलजुल करके लोकल लोगों को मरवाते चले गए। तो एक तो उस कम्युनिटी का वहाँ से हट जाना, चले जाना, रिस्क उसमें फॉरेस्ट को लेकर उस लेवल पे इंटरेस्ट ना रह जाना, और दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे बहुत ही बड़े बड़े डैम के प्रोजेक्ट अपना। पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब भी जो देश आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए पावर जनरेशन को बहुत हाई लेवल पे इम्पोर्टेंस दी, और पावर जनरेशन के लिए सभी ने बिग डैम्स का कंसेप्ट अपनाया। और इन बिग डैम्स के लिए बहुत हाई लेवल पर, बिग डैम्स की वजह से बहुत हाई लेवल पर जंगलों का नुकसान हुआ। मतलब ये कहने की बात है और सुनने में भी बड़ी आसान लगती है कि जब ये गंगा के ऊपर टिहरी बांध बनाया गया था, तो गणेश प्रयाग कहते हैं उसे, तो जब भी गणेश प्रयाग पे टिहरी बांध बनाया गया था, वहाँ पर 1 लाख लोगों का टिहरी शहर हुआ करता था। टिहरी नाम का एक शहर था जो पूरे उत्तराखंड में माना हुआ है। एक टिहरी गढ़वाल है, एक पौड़ी गढ़वाल है। तो कह लो कि रातों रात उस डैम की वजह से 1 लाख आबादी वाला वो शहर खत्म हो गया। तो लोगों को वहाँ से उठा करके कहीं और स्थापित करके सेटल किया गया। अभी तक वो सेटल नहीं होता। तो थिंग बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए भी जंगलों का नुकसान हुआ क्योंकि डैम बनाए गए, और इन बड़े बड़े रिजर्वायर के अंदर कितने शहर समाये हैं आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर आ जाना, लोगों का सेटल होना, सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट हो जाना, कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस होना, माइनिंग और मिनरल, इन सारी एक्टिविटीज़ का तेज़ी से आगे बढ़ना, अर्बनाइजेशन डेवलप होना और ट्रांसपोर्टेशन और बाकी के मोड सेटल करना। ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों की वजह से फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाना। टिम्बर मर्चेंट्स के बीच में, पेपर इंडस्ट्री के बीच में, एज अ पल्प, उनको पल्प की रिक्वायरमेंट, एजुकेशन बढ़ रही है। बहुत बड़े पैमाने पर बड़े बड़े डैम बनाए जाना, जिसकी वजह से बहुत हाई लेवल पर, बहुत ज़्यादा पैमाने पर जंगल के इलाके पानी में डूब जाएंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है फॉरेस्ट फायर। जंगलों में आग लग जाती है। एक ना बेटा कंसेप्ट होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? हर किसी के जलने का एक तापमान होता है। जब आपको पता है आग माचिस से नहीं लगती है, आग से नहीं लगती है। आग लगती है जब हम सामने वाले को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ले आए। जैसे अगर माचिस से आग लगती होती तो कागज और लकड़ी को सेम टाइम पे आग लग रही थी, लेकिन माचिस लेके आते हैं, कागज उसी समय जल जाता है लकड़ी से, क्योंकि जबकि दोनों कंबस्टिबल सब्सटेंस है, लकड़ी भी जलने वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर पेपर के कंपैरिजन में बहुत हाई है। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। आप पेपर के बगल में रखा है मिट्टी का तेल, तो आप अक्सर सड़कों पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे ना, गाड़ियों पे लिखा होता है टैंकरों पे हाईली इन्फ्लेमेबल। हाईली इन्फ्लेमेबल का मतलब ये है कि इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि अगर थोड़ी सी भी उसकी टक्कर हुई, थोड़ी सी भी टक्कर होने की वजह से अंदर थोड़ी भी हिलजुल हुई, थोड़ा सा टेम्परेचर नहीं हुआ, बंद कर देगा। हाईली वोलाटाइल सब्सटेंस, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। ठीक है। तो द थिंग इज कि जंगल जो होता है ना बच्चों, भयंकर पत्तियां जो होती है ना, सड़ सड़ के धूप में, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो आ रखा होता है। थोड़ी सी हवाएं चलती हैं, पत्तियों में एक दूसरे के साथ घर्षण होता है, फ्रिक्शन होते ही आग लगती है। और जंगलों में कई कई हजार किलोमीटर तक आग फैल जाती है। प्रत्येक वर्ष बहुत बड़े पैमाने पर जंगल आग की भेंट चढ़ जाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है मैन मेड। आए दिन लोग बाग टेंट लगा करके जंगलों में चले जाते हैं, और वो टेंटिंग जब अनटेंट करते हैं, उससे टेंटिंग करते हैं, अंगीठियाँ जला जला के रात में लेटे रहते हैं, सुबह प्रॉपर बुझाते नहीं।
थोड़ी बहुत चिंगारी भी वहाँ से भड़क के अंदर की तरफ चले जाए जंगल में, तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाता है। जंगल बुक फिल्म में दिखाई भी गई थी ये चीज़, अगर आपने ध्यान से देखी हो। ठीक है, तो इसलिए वो लोग जंगली जानवर किस चीज़ से डरते हैं? सिर्फ आग से। प्राइवेट फॉरेस्ट को प्रमोट किया यूरोप में और अमेरिका ने, और डबल स्टैंडर्ड क्या अपनाए पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये प्रोजेक्ट करने के लिए कि भाई देखो देखो देखो, हम तो बहुत हाई लेवल पे प्रोटेक्शनरी मेजर्स अपना रहे हैं। हमने नेशनल पार्क, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बना दिए। एक होता है नेशनल पार्क, एक होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क वो होते हैं इनको हम रिजर्व करते हैं ना, सभी को रिजर्व करते हैं, तो इसमें एरियाज होते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन एंड कोर एरिया, बफर जोन। नेशनल पार्क वो होते हैं जिनके बफर जोन में यानी कि कोर एरिया में कोई ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं है एट एनी कॉस्ट। नो ह्यूमन सेटलमेंट एट एनी कॉस्ट, नो नो आदिवासी। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहाँ पे रेगुलेटेड वे में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है कोर एरिया में। ठीक है, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों किसके अंडर आते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी डिफॉरेस्टेशन बहुत हाई लेवल पर हुआ है, आज हालत बहुत खराब है। डिफॉरेस्टेशन के कारण और प्रभाव अब आप पढ़ेंगे वन बाय वन। रेलगाड़ी की पटरी जा रही होती है, एक रेलगाड़ी आती है, रुकती है, एक ट्रक आता है बगल में, उस ट्रक के आगे दो गार्डर लगे होते हैं बड़े बड़े। वो ट्रक आता है, धड़ 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 धड़, पेड़ गिरने शुरू होते हैं एक लाइन से। क्रेन आती है, पेड़ों को उठाती है, एक कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है, उसके ऊपर रखती है, ऐसे रखती जाती है, 1 2 3 4 पेड़। इधर से एक आरा चल रहा होता है, पेड़ चलते हैं, खट 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 पेड़ों के सर कटते हैं, टोपियां कैनोपियां कट 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 जाते हैं सारे। क्रेन आती है, पेड़ों को ऐसे घुमा के ऐसे रख देती है, इस शेप से इस शेप में। आरे लगे हुए हैं, पेड़ आ रहे करके दो दो टुकड़े, फिर उनको उठा करके क्रेन से ऐसे कर दिया जाता है, फिर उनके दो दो टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े। ट्रेन आती है उठा करके ट्रेन में, ये पैसेज ही होता है पूरा चल। और जब ट्रेन लोड हो जाती है, ट्रेन चली जाती है 2-4 घंटे के अंदर, जिसका खाया कर जाते हैं। और लॉगिंग बेसिकली होती है टिम्बर इंडस्ट्री के लिए और पेपर पल्प इंडस्ट्री के लिए। सबसे भयंकर रूप से त्रस्त था यूरोप और अमेरिका, और आज की डेट में मेनली लकड़ी काटी जाती है प्राइवेट फॉरेस्ट से। अब नेचुरल फॉरेस्ट से लकड़ियाँ काटने की परमिशन नहीं है, प्राइवेट फॉरेस्ट से ही आपको लकड़ियाँ काटनी होती है। सो द थिंग इज कि फ्यूलवुड और फायरवुड एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैंने अभी बता दिया। पूरे वर्ल्ड की अभी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी 40% कम्युनिटी ऐसी है जो फ्यूलवुड और फायरवुड का यूज़ करती है एज ए कुकिंग फ्यूल। मोस्टली ये फ्यूल बहुत यूज़ करते हैं जो जंगल के सराउंडिंग में लोग रहते हैं, और जंगल के सराउंडिंग में रहने वाले लोग जो हैं वो इसको बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लॉगिंग की वजह से एक चीज़ और होती है, मैं आपको समझा दूँगा, आप हैरान हो जाए। हमेशा जंगलों को बर्बाद करने के लिए कई बार क्या होता है कि सराउंडिंग रीजन के लोग भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे वैसे तो वो लोग फॉरेस्ट के डीप रीजन में पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जंगल बहुत घने हैं, लेकिन एक बार जब भी लॉगिंग के थ्रू, लॉगिंग के लिए आप अंदर जा रहे हैं कोर एरिया में, फॉरेस्ट के सेंट्रल रीजन से आपने जंगल खाली किया, तो ये लोग जाके उनसे कहते हैं कि मतलब ये जंगल अब खाली है, मतलब जगह ऐसी है ना बंजर, हम रह लें यहाँ पे, कुछ कर लें। तो वो लेते हैं, वो कहते हैं रह लो कर लो, तो रहने लग जाते हैं, वहाँ पे खेती कुटी करने लग जाते हैं। जंगल का सेंटर का रीजन खाली मिल गया, लॉगिंग भी चल रही है साइड बाई साइड, ये भी जंगल के पेड़ काट रहे हैं धीरे धीरे करके, फायरवुड और फ्यूलवुड और इन चीज़ों। एट द एंड खाली करते 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 गाँव से ही मिल जाते हैं यहाँ करके, जंगल साफ हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू डिफॉरेस्टेशन करने के प्रोसेस को ऑगमेंट करता है लॉगिंग एक्टिविटी। जिन एरियाज को हम पेनिट्रेट नहीं करते उन्हें पेनिट्रेट करने का मौका मिल जाता है। तो इसी तरह से फायरवुड और फ्यूलवुड वाली कहानी भी आप समझ चुके हैं। लैंड यूज चेंजेस, बहुत बड़े पैमाने पर लैंड यूज चेंजेस किए जा रहे हैं। लैंड यूज चेंजेस में सबसे बड़ा कंसेप्ट क्या है? बहुत हाई लेवल पर लैंड को कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे आपको मैंने बताया कॉलोनियल पीरियड में जहाँ पर कभी फूड क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स उगाई जाती थी, वहाँ पर कैरल क्रॉप्स। अब एक फॉरेस्ट है, आप दार्जिलिंग चले जाइए, मजाल नहीं है कि आपके पेड़ दिखा देंगे, पेड़ों की ढलानों पे नॉर्थ ईस्टर्न क्लाइमेट जो वर्ल्ड का इतना फेमस क्लाइमेट है आसाम का, जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होनी चाहिए, वहाँ पर आसाम की ढलानों, आसाम इज नंबर 1 टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया।
आज वहाँ पर आपको पेड़ों पे क्या दिख रहा है? आर्टिफिशियल ट्री प्लांटेशन, नेचुरल फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं। सो द थिंग इज कि हमने पूरी तरह से लैंड कन्वर्ट करके रख दिया, एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से दूसरी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दूसरा, लैंड यूज चेंजेस, लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा था, आज की डेट में वो लैंड यूज हो रहा है डैम के लिए, रिजर्वायर के लिए। लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा था, वहाँ पे नहर गुजर रही है,